हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी और अदर करंट अफेयर्स मैगजीन में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 7 अगस्त 2021। तो आज देखेंगे पीआईबी के साथ साथ हिंदू और अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है माउंट मैरापी। हुआ क्या है कि अभी हाल ही में माउंट मैरापी में फिर से ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, और ये इस समय या कहें कि पूरे इंडोनेशिया में जितने भी ज्वालामुखी हैं उनमें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको बस दो बातें यहाँ पे याद रखनी है कि माउंट मैरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई। अब आप में से कई सारे बच्चे कह रहे होंगे सर एक बार लोकेशन दिखा दो। तो बिल्कुल हम आपको लोकेशन दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले दो तथ्य आपको और याद करा दें कि रिंग ऑफ फायर का एक क्षेत्र है जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। वास्तव में रिंग ऑफ फायर एक तरीके का ऐसा बिल्कुल क्षेत्र है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं मैप में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, तो ज्वालामुखियों की एक पूरी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देख रहे हैं ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, और प्यारी पृथ्वी में ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से हम चले साउथ ईस्ट एशिया की ओर, और जब हम यहाँ चले तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ये है हमारा सुमात्रा, ये है जावा और ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में ही हमें जाना है कहाँ पे बताइए, माउंट मैरापी पे। ठीक है, तो हम एक बार माउंट मैरापी को सर्च करके डायरेक्ट उसी के पास ही चले ना। ठीक है, तो माउंट मैरापी, ये देखिए माउंट मैरापी, क्लियर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए इस जगह पे, ये आपको मिला माउंट मैरापी। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप माउंट मैरापी कैसा है, ये एक बार मैंने और आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, तो माउंट मैरापी आपने देख लिया, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो माउंट मैरापी देखने के बाद अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ पे। तो आप ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको दिखाया प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ से ये देखो ये बेल्ट एक बन रही है, ध्यान से देखना, ये देखो ये एक बेल्ट ऐसे बन रही है बिल्कुल झूमर की तरह, और ये देखो यहाँ पे पूरी बेल्ट बन गई। ठीक है, इस बेल्ट को, ये जो बेल्ट है ना, इसी बेल्ट को कहते हैं एक तरीके का आपका क्या, ये देखिए एक मिनट थोड़ा और इसको और सीधा कर दें हम। ठीक है, हाँ अब देखिए ये देखिए ये अमेरिका से जुड़ रही है। ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का से, ये देखिए बिल्कुल, ठीक है, बेरिंग सी से, सी ऑफ ओखस्टर से, इसी बेल्ट को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो जापान का एरिया वो इसीलिए भूकंप सबसे ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के एरिया पे अवस्थित है। इतनी बातें समझ गए, और ये हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक, फिर बात आती है ग्रीनफील्ड परियोजनाएं क्या होती हैं। आपने हमेशा दो परियोजनाएं सुनी होंगी, एक तो आपने सुनी होगी ब्राउनफील्ड और एक होती है ग्रीनफील्ड। इन दोनों परियोजनाओं की हम परिभाषा बताएं, पहले हम आपको सामान्य लैंग्वेज में इसको बता देते हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है हरा भरा पूरा एक खेत है, इमेजिन करो वहाँ पे कोई घर नहीं है। ठीक है, तो पहली बार जब आपने घर बनाया उसके लिए आपने जो पैसा लिया उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। जैसे छोटी सी बात मैं बताऊं, पहले जो नोएडा का क्षेत्र होता था वो बिल्कुल डेवलप नहीं था, जंगल ही था। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया उसका नाम है नोएडा का। ठीक है, अब जब डेवलप हो गया तो उसको क्या कहा जाने लगा, अब ब्राउन फील्ड बन गया। पहले क्या था, ग्रीन फील्ड था। जैसे गुजरात की आप गिफ्ट सिटी नाम सुन रहे हैं, तो वो ग्रीन फील्ड बनाई गई। ठीक है, जैसे आपके आसपास कहीं पे जहाँ पहले फैक्ट्री नहीं रही होगी, अब वहाँ फैक्ट्री आ गई, तो वो जो फैक्ट्री आई आपकी खेती की ज़मीन पे, उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड परियोजना। ठीक है, और जहाँ पर पहले से ही फैक्ट्री विद्यमान है, उस फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से सही बनाया जा रहा है, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड। ठीक है, जैसे आपका घर है, आपका घर जब पहली बार आपने खरीदा, आपके पिताजी ने पहली बार उसको बनवाया तो वो ग्रीन फील्ड बना, लेकिन उसी घर में फिर से पेंट करवाया दिवाली के टाइम पीरियड में, तो ब्राउन फील्ड। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। तो यही बातें, परिभाषा काफी टफ है, देख लो। अवसंरचना में अप्रयुक्त भूमि, अप्रयुक्त भूमि का मतलब जो अभी तक प्रयुक्त नहीं हुई, अभी तक उपयोग में नहीं लाई गई थी।
पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएं जिनमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उसमें कोई परियोजना ही नहीं होती, नई होती, उसको नए तरीके से किया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रीनफील्ड परियोजना। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट होती होगी ब्राउनफील्ड। मतलब क्या होता होगा कि इसमें जो होती होंगी मौजूदा संरचना उसको फिर से तैयार करने के लिए ध्वस्त करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा है नहीं होती है, लेकिन ब्राउन फील्ड के लिए होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। यूपीएससी ने एक ही बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। आप में से एक देवी जी ने कमेंट किया था कि सर एक बार फिर से सांसद आदर्श ग्राम योजना और एमपी लेड स्कीम जो सांसद निधि है उसको एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जब तक कन्फ्यूजन रहे तब तक आप हमसे क्वेश्चन पूछो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, इसीलिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सांसद आदर्श ग्राम योजना है, तो इसको कैसे समझते हैं, इसको हम समझें इससे पहले हम आपको एमपी लेड के बारे में कुछ बेसिक फीचर आपको बता दें। ठीक है, एमपी लेड जो है वो 1993 में आई थी, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात केंद्रीय क्षेत्रक है, मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। तीसरी बात क्या है कि सांसदों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको 5 करोड़ रुपए मिलता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। मतलब प्रति वर्ष उनको 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। किस लिए? कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में डेवलपमेंट करो। इतनी बातें आप समझ गए। तो वही जो 5 करोड़ रुपया था ना, उसको अधिकांश जो भी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सांसद होते थे खा जाते थे, भ्रष्टाचार कर जाते थे, मतलब उसका डेवलपमेंट ही नहीं कर पाते थे। तो सरकार जब 2014 में बनी, मोदी जी की गवर्नमेंट या नई भारत सरकार जब बनी, तो उसने क्या किया, एक और नई स्कीम ले आई। ये तो 1993 की थी, फिर एक और नई ले आई, उसका नाम रख दिया सांसद आदर्श ग्राम योजना। और इसमें क्या किया गया, जो ये 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। और एक और बात बताएं, होता क्या था कि ये जो 5 करोड़ होते थे ना, तो सांसद जिस गांव का होता था उसी गांव में अपना खंबे बिजली के लगवा दिए, वहीं पे सड़कें बनवा दी, सब कुछ कर दिया। मतलब पूरा 5 का 5 करोड़ रुपया, यानी कि 25 करोड़ रुपए जो 5 साल में उसको मिलने थे, वो सब अपने ही क्षेत्र में लगा दिए, कहीं और डेवलपमेंट ही नहीं किया। तो इस चीज से सरकार परेशान आ गई। कैग की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि भाई एमपी लेड स्कीम में घोटाला हो रहा है, इसीलिए यूपीएससी ने भी आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था। तो सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस 5 करोड़ रुपयों को सही से यूटिलाइज करवाने के लिए हम एक नई स्कीम लागू करते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और इसमें हम क्या करेंगे, इन लोगों से कहेंगे कि देखो बाबूजी, जो आपको ये हम 5 करोड़ देते हैं ना, इसका आप अपने क्षेत्र में उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अपने क्षेत्र के गांव को, अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत को गोद नहीं लेंगे, बल्कि दूसरे क्षेत्र की लेंगे, लेकिन अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में। भाई एक निर्वाचन क्षेत्र में कई सारी ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है, तो कई सारी ग्राम पंचायतों में आप किसी एक को लेंगे। खास बात यहाँ पे क्या कहा गया कि 2019 तक, ठीक है, आपको कम से कम एक गांव को आदर्श बनाना है, और 2024 तक आपको क्या करना है, कम से कम आपको 8 गांवों को आदर्श बनाना है। क्लियर? सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया कि 2019 तक आपको 3 गांवों को बनाना है और 2024 तक आपको 8 गांवों तक बनाना है। ठीक है, खास बात क्या है कि पहले गांव को आपको 2016 तक बनाना है। ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, कंफ्यूजन वाला होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ डाटा ना याद रखें, मोटा बस डाटा याद रखें कि हाँ 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांव। ठीक, तो एक गांव जो आप बनाएंगे, मान लीजिए एक गांव आपने बना दिया, ठीक है, 2024 यानी कि आपने उस समय तक 8 गांव बना दिए, अर्थात 3 गांव आपने 2019 तक बनाए, फिर आपने 4 गांव और बना दिए। क्लियर? तो इससे पैसा यूटिलाइज हो जाएगा। अब आप समझ गए कि उसी का अगला चरण है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब बातें वही हैं, वही सारे क्राइटेरिया हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्या कि पहला आदर्श ग्राम आपको 2016 तक बनाना है, 2 अन्य को 2019 तक बनाना है, और बाकी जो 5 हैं उनको 2024 तक। इसमें सरकार ने 127 केंद्रीय
और केंद्रीय में भी कौन कौन, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यानी कि केंद्र राज्य के सहयोग से चलने वाली और केवल केंद्र के द्वारा चलने वाली वो, और लगभग 1806 से भी ज्यादा देश की सभी राज्यों की योजनाओं को एक साथ मिला दिया। ठीक है, मंत्रालय इसका कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, दोनों का सेम मंत्रालय, इसलिए आपको याद नहीं रखना ज्यादा। खास बात क्या है कि जो लोकसभा का सांसद है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही एक ग्राम पंचायत का चयन करेगा। ध्यान देना, लोकसभा का जो सांसद है, जो इलेक्टेड है, ठीक है, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक ग्राम पंचायत का करेगा। निर्वाचन क्षेत्र मतलब इतना बड़ा, और उसमें भी एक किसी गांव को, और एक और बात, अपने गांव को नहीं, ठीक है ना, मतलब इलेक्टेड जो पर्सन होगा अपने गांव को नहीं, कोई भी अपने गांव को नहीं करेगा, अलग अलग गांव को करेंगे, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र के अंदर करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती है आपको कि सर निर्वाचन क्षेत्र का मतलब और गांव का मतलब कहीं एक ना हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक निर्वाचन क्षेत्र में कई गांव होते हैं, लेकिन वो अपने गांव का डेवलपमेंट ना करके अन्य गांवों का डेवलपमेंट करेगा। वैसे ही राज्यसभा सांसद भी अपने राज्य में किसी विशिष्ट जिले के ग्रामीण क्षेत्र से किसी एक ग्राम पंचायत का चयन करेगा, यानी कि अपना वाला नहीं करेगा। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हुई। किंतु जो नॉमिनेट सदस्य है वो केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र का ना करके किसी और के निर्वाचन क्षेत्र में भी जाके वो वहां डेवलपमेंट कर देगा। अब इसका अर्थ ऐसे समझो, जितने भी सांसद हैं वो अपने गांव का तो नहीं करेंगे ना, तो ये क्या कर सकता है, उनके गांव का डेवलपमेंट कर सकता है। समझ रहे हो, तो इसीलिए ये चीजें यहाँ पे की गई हैं। ठीक, और एक और बात बताएं, कई बार क्या होता है कि जो लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद है, हो सकता है दोनों एक ही पार्टी के हों, ठीक है, और सांसद तो सांसद है, तो ये गांव इनके गांव का कर दें, ये गांव इनके गांव का कर दें, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो दोनों की अलग अलग हो जाएंगी ना, तो वो अब आपस में चलता रहता है। ठीक, इससे पूरे देश का समग्र विकास होता है। ठीक, सांसद एमपी लेट्स की जो निधि है उसी का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। क्लियर, तो इतनी बातें समझ के इससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। फिर बात आती है सुरक्षित हिंद महासागर नाम का एक आर्टिकल आया है पीआईबी में, तो वो आर्टिकल तो मेंस के लिए, जब मेंस आपको कवर कराएंगे 12 अक्टूबर से, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे प्रीलिम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बाब अल मंदेव, हारमुज जल संधि और मलक्का जल संधि। ठीक है, बाब अल मंदेव कहाँ है, लाल सागर गल्फ ऑफ अडन के मध्य है, मतलब लाल सागर को गल्फ ऑफ अडन से जोड़ती है। ठीक है, हारमुज क्या है, फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है, आपको पता है ईरान के पास में है। और मलक्का जो है वो मलेशिया व सुमात्रा के मध्य है, मतलब मलेशिया को सुमात्रा से जोड़ती है या कहीं इंडोनेशिया से जोड़ती है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर एक बार मैप दिखा देते तो मजा आ जाता, तो ठीक है भाई, देख लो आप मैप। तो मैप में हमने आपको दिखाया, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका फिलीपींस है। ठीक है, यहाँ पे हम पहुंचे, ये मलेशिया है, ये सिंगापुर है। ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर के पास में ही ये है मलक्का स्टेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं मलक्का स्टेट। क्लियर, ये देख लो मलक्का स्टेट, तो इस सुमात्रा को अलग करती है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि अंडमान के नजदीक कौन है, सुमात्रा की जावा। ठीक है, तो सुमात्रा, क्योंकि जावा सुमात्रा ऐसे नाम आता है ना, पहले जावा। ठीक, फिर बात आती जो हमने अभी आपको बताया क्या, कि पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के मध्य क्या है, हारमुज। तो यहाँ पे आपको हारमुज मिलेगा और यहीं पे आपको बंदर अब्बास मिलेगा। ठीक है, बंदर अब्बास ईरान का एक पोर्ट है। क्लियर, और यहीं पे आपको पता होना चाहिए, ये देखो हारमुज है क्षेत्र, ये स्टेट ऑफ हारमुज। ठीक है, यहीं पे बंदर अब्बास इनका पोर्ट मिलेगा। ठीक, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ रेड सी मिलेगा और यहाँ पे गल्फ ऑफ अडन मिलेगी, या कहीं अरब सागर मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना। इसी क्षेत्र में आपका क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश शामिल हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना। सोकोत्रा आइलैंड ऑलरेडी आपको पता है, देख ही लियो, पहले तो हमने सोचा पूछ भी लेंगे, लेकिन अब तो आपको याद ही हो गया है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। एक ये फैक्ट है, जब भी आप मेंस लिखेंगे, हालांकि वहाँ पे तो हम आपको बताएंगे, बट फिर भी पता होना चाहिए कि हिंद महासागर क्षेत्र में विश्व के समुद्री व्यापार का 75% और दैनिक वैश्विक तेल खपत का 50% का परिवहन होता है। मतलब 50% से ज़्यादा परिवहन में जो तेल का उपयोग होता है वो केवल हिंद महासागर के ऊपर चलने वाले जहाज़ों पे होता है, और 75% जो विश्व का ट्रेड होता है वो भी हिंद महासागर के रूट से होता है। आप समझ सकते हो कि हिंद महासागर के रूट से क्यों होता होगा, क्योंकि यही तो केवल एक ऐसा रूट है जो पूरब को पश्चिम से मिलाता है, या पश्चिम को पूरब से और उत्तर से दक्षिण सब कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी रूट से होकर सब जाएंगे, इसी रूट से तो अंग्रेज आए थे। ठीक है,
तो इतनी बातें समझ के बाकी एमपी लैंड मैंने आपको बता दी 1993 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 5,790 सांसदों को मिलता है सालाना, है ना, ये नहीं याद रखना है, बाकी इसके पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। अब अगला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हम इस मैप को देखेंगे। आर्टिकल क्या है, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट मैं आपको बताऊं, हालांकि कन्वेयर बेल्ट यहाँ नाम है लेकिन यहाँ पे नाम आना चाहिए वैश्विक कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट आर्टिकल था तो इसलिए मैंने सोचा कि कन्वेयर बेल्ट ही लिख देते हैं। तो वास्तव में कन्वेयर बेल्ट यानी कि यह कहें वैश्विक कन्वेयर बेल्ट क्या होती है। तो आप लोग अधिकतर मेट्रो गए होंगे कभी ना कभी, या किसी भी उसमें गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा अपना बैग आपको एक पटे पे रखना पड़ता है, काला काला पटा होता है और वो मशीन उसको झेल के दूसरी तरफ आपको दे देती है, ठीक है। वो जो पटा होता है, या जिम में जब आप जो ट्रेडमिल होती है उस पर जब आप चलते हैं तो वो भी एक तरीके की कन्वेयर बेल्ट होती है। कोई भी चीज़ आप ले लो, मतलब जो रोल्ड करती है उसको कन्वेयर बेल्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ध्यान देना, उसमें क्या होता है कि ये पट्टा बार बार ऐसे चलता रहता है, मतलब जो यहाँ पे ऐसे आगे गया, जो ऐसे आगे गया वो नीचे को घूम के फिर नीचे को घूम के फिर ऐसे आ गया, ठीक है। जैसे छोटी सी बात, ऐसे आप बचपन में आपने कुछ कार चलाई होंगी तो उसमें रबड़ लगी होती थी, ठीक है, तो ऐसे गाड़ियां चलती रहती थी। या टैंकर का आप पहिया देख लो, अरे कुछ भी ना दिखाई पड़े ना, साइकिल तो चलाई होगी ना, साइकिल में जो चैन होती है वो एक तरीके की कन्वेयर बेल्ट होती है, ठीक है, उतने में ही वो घूमती रहती है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो आप करोगे सर क्यों इतना समझा रहे हो, क्योंकि वास्तव में कन्वेयर बेल्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी का पार्ट है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि आईपीसीसी ने रिपोर्ट जारी की है कि जो अटलांटिक का क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कन्वेयर बेल्ट क्या होती है। तो ध्यान से देखना, कन्वेयर बेल्ट समुद्र के पानी में घनत्व का अंतर वैश्विक स्तर पर परिसंचरण प्रणाली में योगदान देता है, जिसे वैश्विक कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। मतलब कि अधिक घनत्व है, कहीं पे कम घनत्व है, तो कम घनत्व के पास अधिक घनत्व वाली धाराएं आएंगी और अधिक घनत्व वाले से कम घनत्व की ओर जाएंगी, ठीक है। तो ये साइकिल एक तरीके का बनता रहता है, और जब ये साइकिल बनता है तो इससे होता क्या है कि एक साथ दो प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। मतलब गर्म सतह की जो धाराएं होती हैं वो कम घने पानी को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं, और ठंडी जो गहरी समुद्री धाराएं हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सघन पानी ले जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, वहीं पे घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा जहाँ पे ठंडापन होगा। घनत्व तो वहां कम होता है जहां पे पानी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जब ठंडा होगा तो इसके जो ठोस पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा नजदीक में चिपका होते हैं, ठीक है। और जब ये गर्म हो जाते हैं तो ये जो ठोस होते हैं दूर दूर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है घनत्व तो कम है, ठीक। अब ये बताओ, भूमध्य जो रेखा है आपकी, एक बार मैं आपको मैप दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये मैप दिखाया। तो जैसे ये आपने यहाँ पे देखिए, देखा आपने, ठीक है, इस जगह पे ये जैसे आपने देखा, तो ये क्या है, इक्वेटर। ये इक्वेटर क्या है, भूमध्य रेखा। अब आपने भूमध्य रेखा देखी तो यहाँ पे क्या है, सन की रेस सबसे ज्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ पानी जमा हुआ नहीं होगा, लेकिन इसी के जस्ट ऊपर ये जो ध्रुव है यहाँ पे पानी जमा हुआ होगा, ठीक। अगर मैं मोटे तौर पर ये बात करूं कि ये पानी यहाँ पे जमा है और ये यहाँ का जो क्षेत्र होगा ऊपर, तो ठंडा प्रदेश होगा, यानी कि ऊपर जो पानी होगा वो ठंडा होगा, नीचे जो पानी होगा यहाँ बीच में गर्म होगा और नीचे भी यहाँ ठंडा होगा। तो ऊपर से ठंडा पानी आएगा भूमध्य रेखा की ओर, नीचे से गर्म पानी जाएगा किसकी ओर, ध्रुवों की ओर। तो यही ये कहना चाह रहा, अर्थात आप इस तरीके से इस मैप को देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अब आप समझिए कि यहाँ से जो रेड है ना, ये है गर्म, ये जाती हैं ऊपर और ऊपर से आता है ठंडा पानी, ठीक। और यही जो पटा बार बार ऐसे साइकिल चक्कर लगाता रहता है बिल्कुल सांप की तरह, इसी को कहते हैं हम कन्वेयर बेल्ट। समझ गए बाबूजी? नहीं समझे हो तो फिर से इसको एक बार सुनना, समझ जाओगे। जैसे आप ये देखो, ठीक है, ये मैप आप देख रहे हो, ये ठंडी धाराएं और गर्म धाराओं का है। ये यहाँ पे रेड जो है ये गर्म धारा है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, लेब्राडोर जैसे ठंडी है, अलास्का जैसे गर्म है, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में 3 चीजें बताना कि पेरू की धारा, बेंगुला की धारा, ठीक है, कैलिफोर्निया की धारा और कनारी की धारा, इनमें से कौन ठंडी है कौन गर्म है। क्लियर? तो ये बातें आप बताना। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं आती रहती हैं। क्लियर? ऊपर से ठंडी, नीचे से गर्म, और दोनों आपस में जब मिलती हैं तो कुहासा उत्पन्न करती हैं, जो मछलियों के उत्पादन, मछलियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है जिनको मछलियां खाती हैं,
ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इतनी बातें आप याद कर लिए। फिर बात आती है महासागर की वैश्विक प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, गर्मी ऊर्जा के वितरण, मौसम एवं जलवायु। ठीक है, जलवायु के अलावा क्या है, दिखा दो भाई जी। जलवायु को विनियमित करने एवं पोषक तत्वों तथा गैसों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब ये कन्वेयर बेल्ट इधर से इधर ऐसे करके चलती रहती है तो क्या होता है, वहां की जलवायु यहाँ आई, वहां की गर्मी यहाँ आई, ठीक है, यहाँ से पोषक तत्व उधर गए, उधर के जो गैसी चक्रण है वो इधर आए, तो ये रेगुलेट होता रहता है। मतलब एक तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब अगर ये जल्दी से पिघल जाएगा, आर्कटिक सागर या अंटार्कटिका नीचे से पिघल जाएगा, तो बताइए फिर ऊपर से ठंडी हवाएं नहीं आ पाएंगी, गर्मी ही गर्मी चारों तरफ हो जाएगी और क्लाइमेट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप दे सकते हो सिंकिंग कोल्ड वाटर, सैल्टी वाटर। ठीक है, यहाँ से सिंक कर रहा है एक तरीके से, ठीक, सी टू एयर हीट ट्रांसफर। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको वैसे मैप में दिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आज के आपको आर्टिकल काफ़ी समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, खासतौर पे आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना और आपकी कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट 8 अगस्त की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।